Dear students, we were talking about dysphagia and its different phases in the earlier class. Now we'll be talking about certain characteristics that identify or that are able, that we can define dysphagia with. So I'm hopeful that you'll be able to identify different characteristics of different phases that are helpful in identifying dysphagia. Let's process our information for today. So dysphagia classification, a very important factor when it comes to dysphagia. How do you classify it? How do you rate it? So किसी इंसान को किस कदर डिस्फेजिया है, इज इट थोड़ा सा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कितना खतरनाक है, लिहाजा रेट करना जो है वो बहुत जरूरी है। अर्लियर हम लोगों ने इस चीज का जिक्र किया था कि एस्पिरेशन इज व्हेन सम फूड मटेरियल गोज इन द वेंट पाइप, हम उसको एस्पिरेशन कहते थे और वो पेनिट्रेट कर जाता था लंग्स तक। लेकिन फूड कितना पेनिट्रेट कर रहा है, आपने अगर 5 ml किसी चीज का लिया तो 5 ml में से कितना जो था वो एस्पिरेट हुआ और कितना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया। सो वी नीड टू क्वांटिफाई, हमें इसको क्वांटिफाई करने की जरूरत है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम कोई एक स्केल डेवलप कर लें, स्केल डेवलप करने जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम क्वांटिफाई कर सकें प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम की नौयत कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कितनी इसकी जो है वो शिद्दत है, या कितनी इसका खतरा, इसका कितना जो है वो आपको नजर आता है। सो बेसिकली तो ये एक रिस्क फैक्टर था ना, ये एक ऐसा फैक्टर था, एस्पिरेशन एक ऐसा फैक्टर था जो कि निमोनिया कॉज कर सकता है, आपकी हेल्थ के लिए रिस्क है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एस्पिरेशन जो है वो आपके लिए किस कदर रिस्की है। तो हमने इस तमाम सिचुएशन को समझने के लिए, ये स्लाइड आपको नजर आ रही है। सो to begin with, we must understand that there is no universally accepted kind of a standard. However, etiology की basis पे, manifestation की basis पे और severity की basis पे लोग dysphagia को comment जरूर करते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे स्केल्स भी हैं जिसकी मदद से हम डिस्फेजिया को रेट कर सकते हैं, और उसके अंदर एक पहली ऑप्शन जो है वो हमारे पास है पेनिट्रेशन एस्पिरेशन स्केल, दैट हाउ मच ऑफ फूड कंटेंट, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में था या सॉलिड फॉर्म में, कितना एस्पायर हुआ, उसने कितना पेनिट्रेट किया। सो ये बेसिकली एक 8 पॉइंट स्केल है, यानी कि इसके 8 दर्जे हैं, और इन 8 दर्जों में पहले दर्जे का मतलब है कि मटेरियल कोई भी जो है ना वो एयरवे में नहीं गया, और 8वें का मतलब है कि चला गया, सारे का सारा वहीं चला गया। सो ये 8 स्केल्स हैं या 8 स्टेप्स हैं, जिसमें 1 इज नॉर्मल और 8 इज समथिंग दैट इज टोटली रिस्की और टोटली एस्पिरेटेड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि इसको करेंगे कैसे है। तो उसको करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप एक फिक्स क्वांटिटी जो है वो उस पेशेंट को देंगे कि इसको स्वॉलो करो। अब जब वो स्वॉलो करेगा तो कितना फूड उसने एस्पायर किया और कितना फूड उसने अपने स्टमक में लेके गया, आप दोनों की क्वांटिटी को जब मेजर आउट करते हैं तो आपके पास एक आइडेंटिटी हो जाती है कि यस इतना एस्पायर हुआ और इतना जो है इसने सही तरीके से स्वॉलो किया। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसी चीज़ को मजीद समझने के लिए हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो हेल्प अस आउट के वो जब अपनी रेडियोग्राफिक स्टडीज करते हैं तो जिसको आपके बेरियम स्वॉलो टेक्निक से आप जानते होंगे, तो फूड के ऊपर बेरियम का एक कोट लगा दिया जाता है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि फूड की कितनी क्वांटिटी, बोलस की कितनी क्वांटिटी एक्सपायर हुई है। सो हम रेट कर सकते हैं और बाद में जज कर सकते हैं कि पहले इस कितनी एस्पिरेशन होती थी, अब जब हमने इसको एक्सरसाइजेस कराई हैं, जब हमने इसको मेरी इसकी रिहेबिलिटेशन की है, इसके फूड को हमने ऑल्टर किया है, इसके पोस्चर को हमने बेहतर किया है, तो उसके नतीजे में कितनी बेहतरी आई। सो वी नीड टू कंपेयर दीज टू फाइंडिंग्स कि पहले कितनी एस्पिरेशन हो रही थी, अब कितनी एस्पिरेशन हो रही है। यहीं पर एक और बात करते चले जाते हैं ना, मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि फूड की जो कंटेंट उसकी एस्पिरेशन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्टर है कि फूड की कंसिस्टेंसी क्या है,
पेशेंट की फिजिकल हेल्थ कैसी है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसा है, पेशेंट का पोस्चर कैसा है। तो हम इन अगर चारों चीजों को एड्रेस कर लें तो जो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वो कम किया जा सकता है। सो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को कम करना ही तो हमारा एजेंडा था, क्योंकि एस्पिरेशन जो है वो बजाते खुद नमूनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी ये स्केल बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरीके से हम रूल आउट कर सकें कि क्या हमारी जो इंटरवेंशन है पेशेंट के साथ, क्या इज इट पेइंग हिम ऑफ और नॉट। मैंने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया, जैसे फूड की कंसिस्टेंसी है, जैसे उसका उसके लिए कुछ पोस्चरल एडजस्टमेंट है, उसकी अटेंशन है, उसका फोकस है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम डिफरेंट यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करके अपने खाने के तरीक़ाकार को, सॉल्विंग के मैनूवर्स को ऐड अप करके हम ये सारी की सारी चीज़ें जो है उस पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, और वो हमारे लिए एक it creates a confidence in the patient and it creates a confidence in the therapist as well, और उससे हमें पता चलता है कि इसकी अब एस्पिरेशन कम होती जा रही है। रिमेंबर, हमारा एजेंडा एक ही है कि एस्पिरेशन को कम से कम करना है, सेफ्स फॉलो करना है, इफेक्टिव्स फॉलो करना है। सो सेफ इज जो एस्पिरेशन ना हो वो सेफ्स फॉलो है, और इट शुड बी अ प्लेयर इन एक्टिविटी फॉर द पर्सन। उसके लिए सॉल्विंग एक आसान काम होना चाहिए, मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, वरना वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेगा। सो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि पेनिट्रेशन एस्पिरेशन स्केल एक 8 पॉइंट स्केल है, जिसकी मदद से हम रूल आउट कर सकते हैं कि किसी की एस्पिरेशन किस कदर किस लेवल की है, ताकि अगर आज 8वें लेवल की है तो कल हम उसको इम्प्रूव करके 7वें, 6वें, 5वें मुख्तलिफ स्टेप से होते हुए उसकी एस्पिरेशन को जो है ना हम 1 पे ले आए जहाँ पर एस्पिरेशन नहीं होती। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, न्यूजीलैंड इंडेक्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एवेल्युएशन ऑफ स्वॉल्विंग, और इसके अंदर भी ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर रेटिंग जो है वो 0 to 4 है, और 0 का मतलब है नो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट, 4 का मतलब है प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट। जैसे ऊपर वाले केस के अंदर 8 स्केल्स थे, यहाँ पर आपके पास 4 स्टेप्स हैं, लिहाजा ये 8 और 4, कहने का मकसद ये है कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो कोई एजेंडा नहीं है हमारे पास। हाँ, ये ज़रूर है कि हम etiology की बेसिस पर मैनिफेस्टेशन जो प्रेजेंट करता है पेशेंट, और उसकी सिवेरिटी की बेसिस पे हम पेशेंट्स को सिवेरिटी के हिसाब से प्रोफाउंड की में कैटेगराइज कर सकते हैं, सिवियर में कैटेगराइज, माइल्ड में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ डिस्फेजिया इज क्लासिफाइड। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, और अब हम ये देखते हैं कि दिस स्लाइड सीम्स लाइक अ प्रीवियस स्लाइड, और इसके अंदर हमें नजर आ रही है कि डिस्फेजिया जो है वो 4 जगह पर अपने आप को 4 फेजेस के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। जैसे ओरल प्रेपरेटरी फेज बाज़ औक़ात खराब होती है, बाज़ औक़ात ओरल फेरेंजियल एसोफेजिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हु इज द वन, वो कौन है जो ये फाइंड आउट करेगा कि ये डिस्फेजिया किस लेवल का है। तो रिमेंबर, SLPs स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हैं, ये प्रेपरेटरी, ओरल और फेरेंजियल डिस्फेजियास को एड्रेस करते हैं। इसके मुख्तलिफ 4 लेवल्स बताए हैं, ओरल प्रेपरेटरी, ओरल, फेरेंजियल, एसोफेजियल। ओरल प्रेपरेटरी से लेकर फेरेंजियल तक यहाँ पर तो SLPs जो है वो मैनेज करेंगे, लेकिन जो एसोफेगस के अंदर फूड चला जाता है, जब फूड जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है स्टमक की तरफ, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही इज द वन हु कैन सी व्हाट काइंड ऑफ एसोफेगस इज देयर, क्या वो एसोफेगस उसकी इलास्टिसिटी ठीक है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। सो डेफिनेटली वो हमारी डोमेन से बाहर हो जाएगी, और SLP का जो रोल है वो अब 3 जगह पर रोल उसका रहेगा, ओरल प्रेपरेटरी के अंदर, ओरल के अंदर, और फेरेंजियल के अंदर। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपसे ये भी बात की थी कि ओरल प्रेपरेटरी और ओरल ये तो आपके इख्तियार में थी चीज़ें, ये तो आपके वोल्यूशनल कंट्रोल के अंदर थी, लेकिन फेरेंजियल और एसोफेजियल नहीं थी। लेकिन कुछ मनूवर्स ऐसे हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे कि हम फेरेंजियल स्वॉलो को भी एड्रेस कर सकते हैं। वो होती तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमारे पोस्चरल एडजस्टमेंट और हमारी मनूवर से, मनूवरिंग करने से बाज़ औक़ात फेरेंजियल जो डिस्फेजिया है उसको हम खातिर खा अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम कंडीशंस जो कि ओरल प्रेपरेटरी फेज के साथ जो है वो
कंसर्न है। इस वक्त आने वाली चंद स्लाइड्स के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ओरल प्रेपरेटरी को कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, ओरल के अंदर, एसोफेजियल के अंदर, फेरेंजियल के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि लाइकलीहुड जो है वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल देखिए कि ओरल प्रेपरेटरी के अंदर जो कॉजेज हैं उसके अंदर हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, स्ट्रोक है और पार्किंसंस है। अब हेड एंड नेक कैंसर के अंदर क्या होता है, तो व्हेनेवर देयर इज अ कैंसरस ग्रोथ, जैसे कि हमने अपने केस स्टडी में जिक्र किया था कि द पेशेंट हैज कैंसर इन हिज बकल कैविटी। अब जब बकल कैविटी के अंदर कैंसर है तो डेफिनेटली वो बाकी सारी चीजें एक साइड पर रख लें, जब वो निवाला अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा तो सर्टेनली विल नॉट बी एबल टू ओपन द माउथ, पूरा मुंह नहीं खोल सकेगा, चाहे वो दर्द की वजह से है, चाहे वो स्वेलिंग की वजह से है, किसी वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। जब मुंह नहीं खोल पाएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से जब च्यू करने की बारी आएगी तो बोलस भी उससे नहीं बनना। सो बिल्कुल इसी तरीके से पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपकी मसल की टोन जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, कोऑर्डिनेशन मसल की खराब हो जाती है। यानी हाथ का निवाला मुंह में लेके जाना ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, लेकिन अगर आप हाथ का निवाला मुंह में नहीं लेके जा सक रहे, अगर आप निवाला हाथ से बना नहीं पा रहे, तो ये दोनों सूरतों में आपकी जो ओरल प्रेपरेटरी स्टेज थी वो खराब होगी। लेट अस सपोज एक और चीज देखते हैं कि जब हम स्पून को हैंडल करते हैं तो स्पून को हैंडल करने के लिए आपको उसको अपनी फिंगर्स के साथ पकड़ना है और बड़े कंट्रोल के साथ प्लेट से लेकर अपने मुंह तक उस स्पून को लेकर जाना है। लेकिन जस्ट रिमेंबर, एक शख्स अगर पार्किंसंस का पेशेंट है और उसके हाथ कॉन्टिन्यूसली शेक कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि वो चम्मच को भर नहीं सकेगा, अगर भरेगा तो वो चम्मच भरी हुई उसके मुंह तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी और वो स्पिल्स होते रहेंगे, गिरता रहेगा सारा कुछ, तो उसकी जो ओरल इनटेक है वो कंप्रोमाइज होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसका कि मैंने आपके साथ जिक्र किया। सेम इज द केस विद स्ट्रोक। स्ट्रोक में भी ऐसा हो सकता है कि वन हाफ ऑफ द फेस जो है वो पैरालिसिस का शिकार हो सकता है, आधी बॉडी उसकी वीक हो सकती है, पैरेसिस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी है जो कि फूड की ओरल प्रेपरेशन करने में दुश्वारी का बायस बनती है। अब चाहे लिप क्लोजर है, चाहे कंट्रोलिंग इंजेस्टेड मटेरियल, जैसे कि कल भी एक बच्चे ने सवाल किया था कि वो जो बच्चे ड्रूल करते रहते हैं, कुछ खाते हैं तो मुंह से बाहर गिरता है, उसकी एक वजह होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो चीज़ मुंह में डाली जाती है। अब देखो, जबान ने बहुत सारे काम करने हैं, फूड को लुब्रिकेट भी करना है, टेस्ट भी देना है, गर्म ठंडे का भी बताना है उसने, और बिल्कुल इसी तरीके से उसने फूड को दांतों के नीचे दाएं और बाएं तरफ पुश भी करना है। सो बहुत सारे काम टंग जो है वो बैक वक्त कर रही है, तो अल्टीमेटली उसने बोलस बना के उसको पीछे फेरेंक्स में भी भेजना है। तो बाज औकात इतनी इनकोऑर्डिनेशन जो है वो पेशेंट जो है वो कर नहीं पाते और उनकी इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं कर पाते, फूड को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, लिहाजा वो फूड बाज औकात स्पिल आउट हो जाता है। पार्किंसन के केस में ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है, या कोई आपके ओरल कैविटी के अंदर कोई ग्रोथ है उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाइटिंग और च्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई बाइटिंग और च्यूइंग का ताल्लुक किस चीज़ के साथ था? दांतों के साथ था। न सिर्फ दांतों के साथ था बल्कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट, फिजिकल एनर्जी भी तो आपको चाहिए थी, फिजियोलॉजी भी चाहिए थी। तो जस्ट इमेजिन आपके दांत में अगर दर्द हो तो आप बाइट या च्यू करने को अवॉइड करेंगे। लाइकवाइज अगर कोई इस किस्म की कोई कैंसरस ग्रोथ है तो वो तो दर्द का एहसास और ज्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको नजर आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से इनएफिशिएंट ओरल प्रेपरेशन, और ओरल प्रेपरेशन से क्या मुराद था कि आप कितनी देर चबाते हैं खाने को मुंह के अंदर। अब जाहिर है चबाना ज़रूरी था, उसको लुब्रिकेट करना था, उसका बोलस बनाना था। तो वो लोग जो इन कंडीशंस को सफ़र करते हैं बाज़ औक़ात तो अपने बोलस को अच्छा नहीं बना सकते। और वजह क्या है? वजह ये सारी ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन की है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओरल प्रेपरेटरी फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसके ऊपर हमने तवज्जो करनी है। दूसरी जो कंडीशन थी वो ओरल फेज थी। अब जब फूड मुंह के अंदर आ गया है तो अब क्या होगा? इसके लाइकली कॉजेज में वही चीजें तकरीबन स्ट्रोक है, या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे पार्किंसंस है, वो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। अब जरा इसी तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिल्कुल मिलती जुलती हैं। इसका फॉर एग्जांपल बोलस जो है वो दाएं या बाएं नहीं होता, बोलस पीछे नहीं पुश किया जा सकता,
सो दांतों ने बाइट करना था, ग्राइंड करना था, ग्राइंड करके उसको मैश करके और एक बॉल की सूरत में जुबान के ऊपर उसको प्लेस करना था। बाज़-औक़ात यही मुश्किल हो जाता है और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि बोलस तो बना लेते हैं लेकिन उसको पीछे पुश नहीं कर सकते और बोलस को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो स्वॉलो तो करते हैं लेकिन पूरे का पूरा अच्छी तरीके से स्वॉलो नहीं करते और मुंह के अंदर फिर भी कोई ना कोई चीज़ बच जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करें, लोगों को खाते हुए देखें तो कुछ लोग बार-बार स्वॉलोइंग की अटेम्प्ट करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि पूरा निवाला अच्छी तरीके से अपने हलक से नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए बताया कि जब आप दूसरों को खाते हुए देखें तो आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत क्विकली जो है उसको स्वॉलो कर रहे हैं। सम ओल्ड पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेम। और बिल्कुल इसी तरीके से ये एक लास्ट लाइन में गौर कीजिए, लिखा हुआ डिलेड इनिशिएशन ऑफ बोलस मूवमेंट व्हाइल ड्यूरिंग च्यूइंग। और जब वो बोलस बन जाता है तो एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है और आपका वो बोलस हलक के अंदर चला जाता है, फेरिंग से नीचे चला जाता है। और ये कैसे हुआ? ये एक ट्रिगरिंग इफेक्ट हुआ, ये एक रिफ्लेक्स था। बाज लोगों के अंदर ये रिफ्लेक्स ही डिलेड होता है। बाज लोगों के ये गैग के नाम से आपने एक रिफ्लेक्स सुना हुआ है कि जब सॉफ्ट पैलेट और फेरिंजियल कैविटी को टच किया जाता है तो एक गैग की एक फीलिंग आती है। तो ये जो गैग की फीलिंग है, ये दिस वाज अ रिफ्लेक्स। सो बाज औकात बाज लोगों के अंदर ऐसा हो सकता है कि उनका गैग जो है वो बहुत अच्छा ना हो या उनके सेंसरी एलिमेंट्स इतने अच्छे ना हो, लिहाजा उनके जो इनिशिएशन है यहाँ से उनकी फेरेंजियल जो फेरेंजियल फेज है वो स्टार्ट होनी है। तो फेरेंजियल फेज जो है वो स्टार्ट होती है एक रिफ्लेक्स के साथ। बाज औकात बाज लोगों के अंदर वो रिफ्लेक्स जो है वो वीक होता है और वो ट्रिगर ही नहीं कर पाता स्वॉलिंग और वो फिर निगल नहीं सकता। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पीपल जो मुंह में खाना तो डाल लेते हैं, चबा तो लेते हैं, लेकिन निगला नहीं जाता। अब अगर ये हमारे इख्तियार में होता कि हम निगल लें तो हम निगल सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमने देखा कि हमारे एवोल्यूशनल कंट्रोल से बात आगे जा चुकी है। अब ये आपका ब्रेन है जो कि सेंस करेगा फूड को तो एक गैग रिफ्लेक्स करेगा। अब अगर ब्रेन का कंप्रोमाइज हो गया इस किस्म से उसके सेंसरी एस्पेक्ट्स, तो हो सकता है कि वो ट्रिगर ही ना करे जहां से आपकी फेरेंजियल फेज स्टार्ट होनी थी, फूड आगे ट्रेवल नहीं करेगा। सो एट टाइम्स ये चीज़ें टोटली एब्सेंट हो जाती हैं, एट टाइम्स ये चीज़ें कंप्रोमाइज हो जाती हैं, एट टाइम्स ये डिलेड हो जाती हैं। लिहाजा ये सारी कंडीशन जो हैं इनके बारे में एक एसएलपी को पता होना चाहिए। थर्ड स्टेज इज फेरेंजियल स्टेज। अब इसकी वजूहात में वही लिखा हुआ है, हेड एंड नेक कैंसर्स एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। आप जरा गौर कीजिए कि मोर और लेस ये सारी की सारी मिलती जुलती कंडीशंस ही हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ही अमूमन आपके इस किस्म के मस्कुलर कंट्रोल्स और सेंसेस को मुतासर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या शामिल है। इनकम्प्लीट पैलेटल एलिवेशन, पैलेट आपका जो है वो रेज नहीं होता। तो जब पैलेट रेज नहीं होगा तो ऑफ कोर्स खाने के जो है वो स्वॉल्विंग के अंदर आपको इशू हो सकता है। इनिशिएशन ऑफ फेरेंजियल स्वॉलो रिफ्लेक्स अभी आपका जिक्र किया था कि वो डिले हो सकती है। जबान और फेरेंजियल मसल्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं। रिड्यूस्ड लेरेंजियल एलिवेशन, अब इसको समझ लीजिए, लेरेंजियल एलिवेशन किसको कहते हैं? एज वी स्वॉलो, जब हम स्वॉलो करते हैं तो हमारा जो लैरिंक्स है ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। जब आप स्वॉलो करते हैं, स्वॉलोइंग अटेम्प्ट करते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका लैरिंक्स ऊपर की तरफ सफर ट्रैवल कर रहा है। ये ऊपर की तरफ क्यों ट्रैवल करता है? इसकी दो वजूहत है। सबसे पहली वजह जो है वो ये कि ये एक नेचर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो इसका एस्पेक्ट ये है कि फैरे ये जो जबान का बैक है, जो कि बैक पार्ट ऑफ द टंग है, वो एपिग्लॉटिस उसके साथ जो कि अटैच है। अब जब जबान मूव करती है तो एपिग्लॉटिस भी मूव करता है, और एपिग्लॉटिस मूव करता है तो उसके साथ लैरिंक्स भी एलिवेट हो जाता है। जब आप स्वॉलो करते हैं तो आपकी जबान का बैक पार्ट एक हम्प बनाता है, ऊंचा होता है बैक साइड से। बैक साइड से जब वो ऊंचा होता है तो वो नीचे से एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स को ऊपर खींच लेता है। बाज औकात ऐसा होता है कि लैरिंक्स जो है या जबान जब पूरी एलिवेट नहीं होगी तो लैरिंक्स भी एलिवेट नहीं होगा।
तो नेचर ने जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा हुआ था वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। लिहाजा मैंने आपको कल भी गालपन बताया था कि फेरिंग्स के लैरिंग्स का इस तरीके से एलिवेट होना एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था नेचर का। एपिग्लॉटिस का लैरिंग्स को कवर कर देना ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर जबान पूरी की पूरी एलिवेट नहीं हो रही किसी भी वजह से, तो दिस इज पॉसिबल कि आपको एस्पिरेशन जो है वो हो जाएगी, एस्पिरेशन हो सकती है। लिहाजा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लेरेंजियल एलिवेशन जो है बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज हो जाती है। अब क्या करें अगर वो कंप्रोमाइज हो जाती है? तो देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, टेक्निक्स, मैनूवर्स जिससे हम लैरिंग्स की एलिवेशन को हेल्प आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लैरिंग्स एलिवेट नहीं हो रहा तो अपनी चिन को आप अपनी चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करें तो अब लैरिंग्स कंपैरेटिवली एलिवेट हो जाए। अब हमने क्या किया, हमने पोस्चरल एडजस्टमेंट कर ली क्योंकि लैरिंग्स एलिवेट नहीं हो रहा था। हमने कहा तुम चिन डाउन कर लो, जब चिन डाउन करोगे तो आपका लैरिंग्स उसी पोजीशन में आ जाएगा जैसे कि एलिवेटेड पोजीशन में होना चाहिए था। सो ये इन मैनूवर्स के बारे में भी विल बी टॉकिंग अबाउट देम लेटर। inadequate opening of the upper esophageal sphincter। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फेरेंजियल फेज के अंदर मैंने बताया था आपको पहले भी कि हमारे वोल्यूशनल कंट्रोल से बाहर निकल गई है। पहले तो रिफ्लेक्स जनरेट हो, अब रिफ्लेक्स जनरेट हुआ तो बोलस ने पीछे की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया। अब अगली क्या चीज थी, आपको एसोफेगस के बारे में पहले बता चुका हूँ कि एसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दो एंड्स हैं, एक अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है और एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो तो जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक में जाके खुलता है। जो यूईएस है, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जब इसके ऊपर फूड का बोलस आता है तो ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद ओपन जैसे ही ओपन होता है फूड इसके अंदर ट्रैवल करता है और ये फिर बंद हो जाता है और फूड नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात ये जो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है बड़ी लिमिटेड पीरियड के लिए खुलता है, पूरा खुलता ही नहीं है या इसकी टाइमिंग बहुत थोड़ी हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है कि फूड जो है वो ट्रेवल ही नहीं कर, एंटर ही नहीं हो पाता एसोफेगस के अंदर। अब क्या करें, फूड एसोफेगस के अंदर गया ही नहीं। अब एसोफेगस अभी तक तो आपका सांस रुका हुआ था, फूड को नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही आप सांस लेंगे वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आप सक इन कर लेंगे, वो आप अपने एस्पायर कर लेंगे, सक इन कर लेंगे। तो कितना ज़रूरी था कि जब फेरेंजियल फेज स्टार्ट हुई थी तो साथ ही यूएस की ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। देयर आर फ्यू इंसिडेंसेस जहाँ पर अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी ओपनिंग या तो डिलेड होती है या पूरी नहीं होती या उसका टाइम के अंदर कमी आ जाती है जिसकी वजह से ये एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस किस्म के रिफ्लेक्स पैटर्न को ख़राब कर सकते हैं। So out of these pharyngeal phase dysphagia indications या characteristics इसका मैंने जिक्र किया, all are very vital and important, लेकिन इसमें घबराने परेशान होने की बात हरगिज़ नहीं है। What we can do a lot about these patients, we can educate them, we can help them with their postures, we can help them with exercises. There are lots of applications of today's science जिसकी मदद से हम इन पेशेंट्स की जो लाइफ है उसको वी कैन मेक इट फ्रूटफुल और उसके लिए इजी कर सकते हैं उसके लिए। अब आ जाती है जी लास्ट फेज, दैट इज द एसोफेजियल फेज। एसोफेजियल फेज के अंदर जो लाइकली कॉजेज हैं वो रिफ्लक्स हैं और सर्टेन कैंसर। अब यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का जिक्र नहीं किया गया बल्कि देयर आर टू एलिमेंट्स, एक है रिफ्लक्स और दूसरा है सर्टेन कैंसर। कैंसर तो एक आउटग्रोथ है जो कि सेल्स जो हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, आउटग्रोथ बन जाती है, वो पेन भी होती है और बॉडी मास भी खत्म कम होता चला जाता है, वो जो टिश्यूज हैं वो भी खराब होते चले जाते हैं। तो अगर इसोफेगस के अंदर कैंसर हो जाए तो एक कॉमन सी चीज़ है, आपको समझ आ गई कि कैंसर की नौयत क्या होगी। जब भी फूड वहाँ से गुजरेगा उस ट्यूब में से आगे कैंसर होगा, एक एक टिश्यूज का कट होगा, उस टिश्यूज के साथ से जब वो गुजरेगा फूड तो अव्वल तो गुजर नहीं सकेगा, अगर गुजरेगा तो दर्द होगी वगैरह वगैरह। ये तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कंडीशन, रिफ्लक्स। अब रिफ्लक्स क्या चीज़ है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जिक्र किया कि एसोफेगस अपर एंड से भी और लोअर एंड से भी स्फिंक्टर्स हैं, इसके स्फिंक्टर्स ओपनिंग्स हैं। वो जो ओपनिंग्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये रिफ्लेक्स है। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात जो
लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब मैं नीचे वाले स्फिंक्टर की बात, पहले मैंने ऊपर की बात की थी यूएस की, अब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि स्टमक के अंदर खुलता है, बाज औकात ये स्फिंक्टर का काम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, वो स्फिंक्टर इतना अच्छा नहीं रहता, वो स्फिंक्टर लूज हो जाता है, और उसकी बहुत सारी चीजें रीजन हैं, वो हम उसका भी जिक्र करेंगे। जब वो स्फिंक्टर लूज हो जाएगा तो इसका काम बड़ा जरूरी था स्फिंक्टर का, कि ये ओपन करता था किसी रिस्पांस के नतीजे में और क्लोज करता था किसी रिस्पांस के नतीजे में। फॉर एग्जांपल, जैसे ही ऊपर से फूड आया अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के पास, फूड ने जैसे ही उसके पास से पहुंचा, सो लो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर खुला और फूड उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। स्टमक में क्या होता है, स्टमक के अंदर जब एसोफेगस से फूड स्टमक के अंदर आ जाता है तो अब ये खुलता नहीं है। जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो फूड को वापस एसोफेगस में जाने से रोकता है, लेकिन बाज औकात जब इसकी स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज हो जाती है तो उसके नतीजे में जो स्टमक के कंटेंट्स हैं, अब स्टमक के कंटेंट में क्या क्या चीज है, वो चीज होगी जो आपने खाया था, एक तो वो होगा स्टमक में, प्लस जो नेचुरल डाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, जो कि फूड को डिसॉल्व करती हैं, फूड की कंसिस्टेंसी को चेंज करती हैं, ताकि उसमें से प्रोटीन और अमीनो एसिड सारी चीजें निकाली जा सकें, उसको इस कंसिस्टेंसी में लेकर आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर अपना काम नहीं कर रहा होगा तो उस सूरत हाल में जो एसिडिक कंटेंट है, एक तो फूड ऊपर से नीचे आया था ना, अब उस फूड के साथ एसिड भी लग गया, अब वो एसिड जरा ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता है। जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि फूड के जो कंटेंट्स के साथ एसिड लगा हुआ था वो आपकी इसोफेगस को जो लाइनिंग है, जो टिश्यूज हैं, उनको खराब करना शुरू कर देगा, उनको बॉदर करेगा। लिहाजा ये जो बॉदरेशन है ये अल्सरेशन कॉज कर सकती है, सीने में जलन कॉज कर सकती है, और ये सीने की जलन जो बार बार अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली अल्सरेशन है। अल्सरेशन किसको कहते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द लाइनिंग, जो एपिथेलियल लेयर है आपकी आपकी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, बाज़ औक़ात वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, वो छिल जाती है, वो उसकी सरफेस खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल यूं दूंगा कि अगर आपकी जो एपिथेलियल लेयर आपके बाजू आपके हाथ की उल्टी साइड पे देखें, जो लेयर है अगर किसी तरीके से ये डिसकंटिन्यू हो जाए या छिल जाए तो ये बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा गर्म ठंडा और चुभन का एहसास होता है। तो एपिथेलियल लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि ये हमें बहुत प्रोटेक्ट करती थी इन तमाम सेंसेस से, लेकिन जब एसोफेगस के अंदर से एपिथेलियल लेयर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर अल्सरेशन होगी, और फिर अगर बार बार होता रहेगा तो अल्सरेशन बढ़ती रहेगी और आपके लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हैं वो आपके सामने आते चले जाएंगे। सो एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ द, नहीं मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी इन एसोफेगस। बाज़ औक़ात एसोफेगस जो है वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर खराबी आ जाती है। वैसे तो एक ट्यूब है, उस ट्यूब में एक ट्विस्ट आ जाता है, ट्यूब के अंदर एक कोई उसकी इलास्टिसिटी के अंदर इशू हो सकता है, सो दीज कैन बी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज। उसके अलावा उसकी जो अंदर से उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना, वहाँ पर कुछ आउटग्रोथ्स निकल आती हैं। एक और जो चीज़ है वो डिक्रीज एसोफेजियल मोटिलिटी और कंट्रैक्शन। एसोफेगस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जो कि मैंने कल आपके साथ जिक्र किया था, पेरिस्टालसिस का। इसके अंदर वेव्स जनरेट होती हैं, बाज़ औक़ात ये वेव्स जो हैं इनकी जो मोटिलिटी है, जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और वो उस अपनी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती और फूड को पीछे नीचे की तरफ पुश नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फूड जो वो स्टे करता है आपके एसोफेगस में। अब जब फूड स्टे करेगा एसोफेगस के अंदर और नीचे नहीं जाएगा तो आपको सीने में बोझ बोझ सा महसूस होगा और उसकी वजह से फूड के कंटेंट नीचे नहीं ट्रैवल करेंगे, तो ये एक बड़ी अनकंफर्टिंग फीलिंग है। और जब फूड वहां पर अगर स्टेल होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो एसोफेगस को भी बॉदर करेगा। इनएडिक्वेट ओपनिंग ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया कि बाज़ औक़ात लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन नहीं करता, जिसकी वजह से फूड कंटेंट एसोफेगस से निकलकर स्टमक में नहीं जाता। तो इसका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का यही काम था कि ऊपर से जो फूड आ रहा था एसोफेगस से उसको नीचे की तरफ पुश करे या नीचे की तरफ ट्रांसमिट करे, और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर खोलेगा तो फूड नीचे जाएगा ना। बाज़ अगर उसकी ओपनिंग प्रॉपर नहीं होती, नीचे नहीं जाता एसोफेगस, एसोफेगस खाली नहीं होती है,
अपने स्टमक के कंटेंट को ट्रांसमिट नहीं कर पाती उसको, और बाज़ औक़ात ये ओवर ओपन रहती है और स्टमक का कंटेंट भी ऊपर आना शुरू हो जाता है। Excessive opening of the lower esophageal sphincter line, backward flow of the content, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि GERD, इसको कहते हैं GERD, 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 गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये जो GERD है, इस GERD के अंदर क्या हुआ कि आपकी जो एसोफेगस है उसकी एक्सेसिव ओपनिंग हो रही है, उसके टिश्यूज जो है वो लूज हो गए, स्फिंक्टर जो इतना स्ट्रांग नहीं रहा, इसकी वजह से फूड कंटेंट जो है वो बाहर की तरफ, वापसी की तरफ आ जाते हैं, जिसको कि रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का नाम हमने कल दिया था। डिस्फेजिया के कॉजेज के अंदर मैंने अभी ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज भी हैं। बाज़ का ब्रेन इंसल्ट के नतीजे में ये वाली कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती हैं। बहरहाल इन तमाम कंडीशंस के अंदर चाहे फेरेंजियल स्वॉलो है या फेरेंजियल कंस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इन तमाम कंडीशंस को जब मैं आपके सामने शेयर करता हूं तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो स्ट्रोक की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, वो टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन, तो दोनों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नर्वस सिस्टम की है, और दोनों का जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो अफेक्ट कर सकती हैं, वो इन खास तौर पर रिफ्लेक्स वाली जिसमें कि फेरेंजियल है या एसोफेजियल है, ये इनको ज़रूर अफेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा ये आपकी ओरल डिस्फेजिया को भी कर सकती हैं, दे कैन डेवलप ओरल एज वेल। कुछ प्रोग्रेसिव डिजीज हैं, जैसे कि आपसे जिक्र किया थोड़ी देर पहले, न्यूरोलॉजिकल अपनी जगह पे हो गए, कुछ ऐसी हैं जैसे एएलएस, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सारी की सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि प्रोग्रेसिव नेचर की हैं और एज के साथ ये बढ़ती हैं। सो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव डिजीजेज आगे आगे बढ़ती चली जाएंगी, जो आपके डिस्फेजिया के इश्यूज हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि शुरू में सिर्फ आपको ओरल प्रॉब्लम हो और बाद में जो है वो ओरल प्रॉब्लम भी बढ़ जाए, ओरल डिस्फेजिया बढ़ जाए, फ्रिंजियल डिस्फेजिया पहले थोड़ा था, बाद में वो भी बढ़ता चला जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एट टाइम्स ये चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज करती हैं जैसे जैसे कंडीशन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है वो मज़ीद ख़राब होती है। सो ये डिमेंशिया वगैरह इन चीज़ों के बारे में हम आपके साथ जिक्र कर चुके हैं, लेकिन डिमेंशिया में भी प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स एज वेल, के बाकी उसका हेल्थ इशू कैसा था, बाकी उसकी पर्सनैलिटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स जो कि इन चीज़ों को रीइंफोर्स कर सकते हैं। हेड एंड नेक कैंसर, यस, अभी इस बारे में थोड़ी देर पहले काफ़ी डिटेल में बात हो गई। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड और नेक। अब इसके अंदर आप जरा गौर करें, एक में तो हेड में तो आ गया आपके नर्वस सिस्टम सारे का सारा, और आपका जो लाइकवाइज जो नेक है, जो ओरल कैविटी है, और जो आपके साइनसेस हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी बकल कैविटी, आपका फेरिंग्स है, ये सारी की सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि बड़ा वाइटल एक रोल प्ले करती हैं इन इन्वॉल्वमेंट। तो अगर ये समहाउ यहाँ पर कोई आउटग्रोथ, कोई कैंसरस एलिमेंट्स एस्टेब्लिश हो जाएं, तो वो फिर पूरे के पूरे एक सिस्टम को हाईजैक कर सकती हैं, और ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें आपको रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएं। ट्रीटमेंट के लिए आप देख लें, रेडिएशन थेरेपी तो हम करते हैं, इसके लिए कैंसर की ट्रीटमेंट की एक ऑप्शन जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, रेडिएशन भी है, कीमोथेरेपी भी है, ये सारी की सारी कंडीशंस हैं। लेकिन आप इसको अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की है आपने, तो सर्जरी के नतीजे में चीज़ें जो हैं अमूमन रिमूव की जाती हैं या रिकन्स्ट्रक्ट की जाती हैं। दोनों सूरतों के अंदर सॉल्विंग मुतासर होगी। रेडिएशन थेरेपी जब भी आपको एक्सपोज किया जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ और रेडिएशंस के साथ, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो स्लाइवा प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, टूथ डिके, पेन, ये सारी की सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो हैं वो आपको ऑब्जर्व होती हैं, और इसके नतीजे में डेफिनेटली आपका खाने पीने का पहले तो दिल ही नहीं करता, और अगर दिल करे तो द स्लाइवा इज नॉट देयर, तो बार बार आपको ओरल ड्राइनेस जो है, मुंह की ड्राइनेस जो है वो आपको खाने पीने के अंदर एक दुश्वारी पैदा हो जाती है। कीमोथेरेपी से नौजिया होती है, वोमिटिंग, फटीग। आप जरा गौर करें, ये सारी चीज़ें वी आर, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया कि हमारा खाने पिए बगैर जो है वो गुजारा नहीं है।
सो खाने पीने के लिए आपका इमोशनल वेल बीइंग, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी एनाटॉमी, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रेक्योटमी बाज़ औक़ात जो है वो एक इंसान की जो विंड पाइप के अंदर कोई इश्यूज हो गए तो अब आपको ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ती है, जो कि एक ओपनिंग है आपकी ट्रैकियल ट्यूब के अंदर, उससे फिर आप इनहेल या एक्सहेल करते हैं। बाज़ औक़ात इस किस्म की कंडीशन अगर ट्यूब की इंसर्शन की जाए और एक आर्टिफिशियल पैसेज जो है वो क्रिएट किया जाए तो उससे भी स्वॉल्विंग जो है मुतासर हो सकती है। सो मेडिकल इंटरवेंशंस बहुत सारी ऐसी हैं जो कि डिस्फेजिया को लीड कर सकती हैं। सो आई स्टॉप हेयर एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हम दोबारा ज्वाइन करें, और इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस देन वी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।